हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राकेश कुमार आप लोगों के बीच ज्योग्राफी सेक्शन से पिछले कुछ दिनों से हम तैयारी कर रहे हैं सामान्य अध्ययन की, जिसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था वायुमंडल के संगठन के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या है, धरातल से ऊपर जाने पर कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या परिवर्तन होता है, इसको कितने खंडों में, इसकी संरचना को कितने खंडों में बांटा गया है। आपने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल इत्यादि के नाम सुना होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है वीडियो को देखने के लिए। मैं ये बार बार कहना सही नहीं समझता हूँ और कहता भी नहीं हूँ, शायद आज कह रहा हूँ, मेरी टेक्निकल टीम बार बार कहती है आप कहिए इस बात को कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मैं कह रहा हूँ आज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो से जुड़े रहिए। जो भी क्वायरी हो आप तैयारी वर्ल्ड सर्च करके उस पर मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, या कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसका जवाब हम अगले वीडियो में या उसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है ना, पृथ्वी। आपने कल पढ़ा था वायुमंडल। वायुमंडल में एक डेफिनेशन आपने पढ़ा था। वायुमंडल है क्या? पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक आवरण है ना। वायु का एक आवरण है जो पृथ्वी को पूरी तरह से घेरे हुए, इसी को क्या कहा गया? वायुमंडल। अब वायु की बात आती है, यानी एयर की बात आती है। एयर को क्या कहा था आपने? ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी विभिन्न गैसों का एक समूह है और यही समूह मिलकर बनाता है आपका वायु। और वायु का यही आवरण पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए, जिसे आपने क्या कहा था? वायुमंडल। अब इसी वायुमंडल के बारे में आज पढ़ना है। वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है। बांटने का आधार क्या है? ताप के आधार पर बांटा गया, ताप, दाब इत्यादि के आधार पर। विशिष्ट घटनाओं के आधार पर बांटा गया है, या आधुनिक वर्गीकरण की हम बात करें तो इसे समांगी और विषमांगी केवल दो आधारों पर बांटा गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट घटनाओं के आधार पर इसे किस प्रकार से बांटा गया है। थोड़ा ग्लोब से समझिएगा। यहां पर देखिए आपका ये अर्थ है। अर्थ से आप जब कुछ ऊंचाई पर जाते हैं एक निश्चित सीमा के बाद, देखने पर क्या मिलता है? यहाँ पर ताप, दाब, घनत्व, श्यानता इत्यादि में एक विशेष परिवर्तन नजर आता है ना। और आप एक चीज पहले से जानते हैं कि जो पृथ्वी के गर्म होने की प्रक्रिया है, यानी वायुमंडल का जो गर्म होने की प्रक्रिया है, वह नीचे से ऊपर की ओर होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपने कल यही सीखा था कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वह लघु तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में आती है। अब लघु तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में जो आती हैं, इससे वायुमंडल कम गर्म होता है, कह सकते हैं न के बराबर गर्म होता है। लेकिन गर्म कैसे होता है? ये किरणें जब धरातल पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पृथ्वी के द्वारा पार्थिव विकिरण उत्पन्न किए जाते हैं। जो पार्थिव विकिरण उत्पन्न होता है वह दीर्घ तरंग के फॉर्म में होता है। अब दीर्घ तरंग के फॉर्म में होता है, इसी दीर्घ तरंग के जो पार्थिव विकिरण होता है, इसी के माध्यम से आपका वायुमंडल बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। वायुमंडल के गर्म होने का सबसे बड़ा स्रोत यही है। हालांकि सूर्य से किरण जो आ रही उसी के माध्यम से गर्म होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो लघु तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में है उससे नहीं गर्म होता, बल्कि किससे होता है? दीर्घ तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में जो आती है इसी से ज्यादा गर्म होता है। इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसी के आधार पर आपके पृथ्वी से ऊपर जो पहली परत का विभाजन किया गया उसी का नाम दिया गया क्षोभ मंडल। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। क्षोभ मंडल क्यों कहा गया? देखिएगा, पहला जो यहाँ पे पहला विभाजन किया गया है उसका नाम क्या दिया गया? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल परीक्षाओं में कई बार क्षोभ मंडल के अलावा और भी नाम यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश का टर्म भी यूज करेंगे। उसका रीजन है, कई बार क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल को पेपर में क्षोभ मंडल न लिखकर इसका जो इंग्लिश फॉर्म है ट्रोपोस्फियर सीधा लिख दिया जाता है। ऐसे इसी तरह से स्ट्रेटोस्फियर लिख दिया जाता है समताप मंडल की जगह पर। तो आप दोनों नाम जानते रहिए, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। क्षोभ मंडल है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रोपोस्फियर। इसको नोट करते रहिए, बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है। अगर इस चीज को आपने समझ लिया, क्लाइमेटोलॉजी समझ लिए, क्लाइमेटोलॉजी का आधा काम खत्म हो गया। क्योंकि सारी घटनाएं जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, चाहे सूर्यताप हो, चाहे आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो, वर्षण हो,
इत्यादि वायरस वाताग्र हो, चक्रवात हो, प्रति चक्रवात हो, सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, क्योंकि यही इसका बेसिक है, क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक यही पर है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं क्या, क्षोभ मंडल। दूसरा विभाजन जो किया गया है उसका नाम क्या है, समताप मंडल, और समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटो स्फीयर। ठीक है, तीसरा है मध्यमंडल, इसका नाम है मीजोस्फीयर। ठीक है, और मेजोस्फीयर के बाद अगला आपका तापमंडल है, क्या है, थर्मोस्फीयर। दोस्तों देखिए, एक कंफ्यूजन आपको होगा विभिन्न किताबों में जब आप पढ़ेंगे, विभिन्न लेक्चरों में जब आप पढ़ेंगे, एक प्रकार का कंफ्यूजन आपको मिलेगा। देखिए, तीन चीजें तो हर जगह लगभग लगभग समान मिल जाएंगी। आप क्षोभ मंडल पढ़ेंगे, इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, यहाँ तक की कहानी लगभग हर जगह समान होगी। लेकिन कई बार आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल आता है, समताप के मंडल के बाद आपको मिल जाता है क्या, ओजोन मंडल, जो कि ओजोन मंडल नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। मध्यमंडल की कहानी यहां तक रहती है, लेकिन मध्यमंडल के बाद तापमंडल की जगह आपको कई बार मिल जाता है क्या, आयन मंडल, है ना। बात दोनों एक ही है, एक ही कैसे है समझिए। यहाँ पे जो तापमंडल है, ये तापमंडल है यानी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अस्सी किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच ये पड़ता है। इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला 80 से 400 के बीच जो आता है उसे कहा गया क्या, आयन मंडल। अभी सारी कहानी आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आयन मंडल, और इसी को आयतन मंडल भी कहते हैं और बाह्य मंडल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो 400 से जो 1000 की बात होगी, इसी को कहते हैं बाह्य मंडल। क्या कहते हैं, बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सोस्फीयर। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, जब हमने क्षोभ मंडल का नाम लिया, क्षोभ मंडल को अन्य नामों से भी जानते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए। कई बार क्षोभ मंडल के अलावा इसका नाम प्रयोग किया जाता है क्या, क्षोभ मंडल के अलावा संवहन मंडल। संवहन मंडल। संवहन मंडल के बाद इसका नाम होता है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल, आप इसको लिख लीजिए। देखिए, चाहे क्षोभ मंडल लिखा हुआ हो, चाहे संवहन मंडल में लिखा हो, चाहे परिवर्तन मंडल लिखा हो, चाहे ट्रोपोस्फीयर लिखा हो, ये बातें एक ही हैं। क्यों है, इसकी कहानी आगे, पहले हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। पहला विभाजन क्या था, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, फिर मध्य, फिर ताप, फिर बाह्य। आगे हम बढ़ाते हैं इसी कहानी को। ठीक है, आप इस फिगर को देखिए, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, ये पहला लेयर है जो, उसी का नाम क्या है, क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल में देख रहे हैं, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी है, यहाँ पे नदी पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक होती है, थोड़ी सी कहानी एक समझते हैं। कहने को कहा जाता है इसकी ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर। देखिए, जो इसका विभाजन है 8 से 18, यह भी कई तरीके से आपको मिलेगा, कहीं 8 से 16 मिलेगा, कहीं 6 से 12 मिलेगा, है ना। लेकिन एक औसत माना जाता है कि 8 से 18 है, और 8 और 18 को जोड़ें कितना होगा, 36, यही होगा 26, और इसका आधा करें कितना होगा, 16। तो इसका जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, यह माना जाता है कहां से, धरातल से 13 किलोमीटर। कितना, कई बार प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर। देखिए, कई बार ऑप्शन में 13 किलोमीटर नहीं मिलेगा। जब 13 नहीं मिलेगा तो इसके आसपास का कोई डेटा मिलेगा, आपको 12 मिल सकता है, 11 मिल सकता है,
ऑप्शन के अनुसार आप लगा लीजिएगा, लेकिन एवरेज इसका कितना होता है 13 या 12 में से कोई एक आपको मिल जाएगा। 8 से 18 की बात की गई, 8 से 18 की बात की गई तो यहां से एक बात समझिएगा, 8 से 18 क्यों की गई। यहाँ पे अगर हम ध्रुवों की बात करें, देखिए ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर, ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर यानी ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती कितना 8 किलोमीटर। लेकिन जब हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। बढ़ने के पीछे कारण क्या है, देखिए आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर। अब 0 डिग्री अक्षांश से जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री तो आपको मिलेगा क्या, कर्क रेखा मिलेगा। विषुवत रेखा से जब दक्षिण की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री अक्षांश पर क्या मिलेगा, मकर रेखा। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच है सूर्य साल में एक बार जरूर लंबवत चमकता है, ये बात आपने पढ़ा है। जब लंबवत चमकता है कहने का मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या कहानी होगी, एक चीज और जानते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ही विश्व के जितने मरुस्थल हैं सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाए जाते हैं। अब मरुस्थल ज्यादा पाए जाते हैं कहने का मतलब गर्म भी ज्यादा होंगे, और जब गर्म ज्यादा होंगे तब क्या होगा, वहां के आसपास की वायु गर्म हो जाएगी। जब वायु गर्म हो जाएगी, गर्म होने पर वायु की प्रवृत्ति क्या होती है, गर्म होने के बाद वो एक्सपैंड होती है, फैलती है। फैलने का मतलब वो ऊपर फैलेगी, और फैलने के कारण क्या होगा, वहां पर जो क्षोभ मंडल है उसका विस्तार ज्यादा हो जाएगा। यही कारण होता है कि ध्रुवों पर यानी पोल पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होगी 8 किलोमीटर। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा की बात करें, इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर की होती है। फिक्स डेटा नहीं है, 18 किलोमीटर होती है। ये देखिए ठंडी में भी अलग होगा, गर्मी में अलग होगा। उसका कारण क्या है अभी आपने समझा है कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां के आसपास की वायु गर्म होगी, गर्म होने के बाद वो फैलती है। जब फैलेगी तो वहां पे संवहन धाराओं का निर्माण होगा, संवहन धाराएं जब निर्मित होंगी तो ये कहने का मतलब वहां पे वो एक्सपेंड होगा, उसकी ऊंचाई और बढ़ेगी, किसकी, क्षोभ मंडल की, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर की। जब क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ेगी, बढ़ने के पीछे कारण क्या आपने पढ़ा, संवहन धाराएं वहां पे विकसित होती है। यही कारण है इस बेल्ट में संवहन धाराएं ज्यादा बहती हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, संवहन मंडल भी। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहने के पीछे कारण यही है कि यहाँ पर जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर मौसम संबंधी समस्त घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। अब मौसम संबंधी समस्त घटनाओं की बात करें तो क्या मौसम संबंधी घटनाएं घटेंगी, देखिए जो ताप दाब, है ना, आर्द्रता, वर्षण, श्यानता, पवन के वेग इत्यादि में परिवर्तन यहीं पर हो रहा है। जितने प्रकार के बादल मिलते हैं लगभग यहीं पर मिलते हैं, वर्षा यहीं से होती है। यानी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं घटित होती हैं वो कहाँ पे घटित हो रही हैं, क्षोभ मंडल में। जब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं घटित हो रही हैं, इसी को क्या कहेंगे, परिवर्तन मंडल भी कहेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्षोभ मंडल की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, और उससे पहले एक चीज और आपको बता देते हैं, यहां से समझ लीजिए, आगे अभी फिर से बता देंगे। यहाँ पे इस फिगर को देखकर आपको क्या लगता है, क्षोभ मंडल और ऊपर लिखा गया क्षोभ सीमा, है ना। क्षोभ सीमा का आशय यह है कि क्षोभ मंडल जब खत्म होता है, यानी एवरेज एक ऊंचाई पर जब खत्म होता है, यहाँ पे एक कुछ किलोमीटर का एक बेल्ट बनता है जिसे कहते हैं, जहां पर अगले मंडल यानी उसके बाद वाला जो लेयर है, इसके बाद वाला जो संस्तर है उसको और इसके बीच में जो एक सीमा बनती है उसी को नाम देते हैं क्या, क्षोभ सीमा। या इस तरीके से आप समझिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक सीमा बनती है, बाउंड्री बनती है, इसी का नाम क्या है, क्षोभ सीमा। क्या कहेंगे, क्षोभ सीमा। अंग्रेजी में कहेंगे इसे ट्रोपोपाज। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्षोभ सीमा से ऊंचाई आगे बढ़ेंगे किधर, समताप मंडल की तरफ। एक निश्चित ऊंचाई तक होगा समताप मंडल, यहाँ पे 8 से 18 कहा था हमने, 18 के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये लगभग 50 किलोमीटर तक होता है, कितना, 50 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे समताप मंडल, इसके बाद आता है क्या, मध्य मंडल। अब समताप और मध्य के बीच एक पतला सा बेल्ट बनेगा, इसी का नाम क्या है, समताप सीमा। क्या है, समताप सीमा। अंग्रेजी में इसे कहेंगे स्ट्रेटोपाज, स्ट्रेटोपाज, ठीक है।
समताप सीमा से आगे बढ़ेंगे, मध्यमंडल है, जाहिर सी बात है। मध्यमंडल के बाद आएगा क्या? तापमंडल आएगा। यहां पे इसे कहेंगे क्या? मध्य सीमा। मध्य सीमा, इंग्लिश में बात करें इसे कहेंगे मेजोपास। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? थर्मोपाज। देखिए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा इन चीजों को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बार बार अभी जब आगे एक्सप्लेन किया जाएगा तो हम यूज करेंगे ट्रोपोपास से, मेजोपास से, थर्मोपास से। तो आप समझिएगा हम ट्रोपोपास की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, है ना? स्ट्रेटोपास की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, या मध्य सीमा की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, ये बात आपको आसानी से समझ आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्षोभ मंडल की विशेषताओं के बारे में। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गया होगा। देखिए क्षोभ मंडल की बात करते हैं। अभी आपको हमने बताया कि यहाँ पे मौसम संबंधी समस्त घटनाएं घटती हैं। इसको आप डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिखते रहिए। देखिए क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत का मतलब ये आपका अर्थ है। अर्थ से सबसे पहले कौन सा मंडल पड़ रहा है? क्षोभ मंडल। यहाँ पे ऊंचाई कम है, यहाँ पे ऊंचाई कम है, और विषुवत रेखा पर ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? देखते हैं आगे। सर्वाधिक निचली परत है और सघन परत है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 75% है ना? अगर टोटल हम वायुमंडल के द्रव्यमान की बात करें, वायुमंडल का कुल भार की बात करें, तो उस द्रव्यमान का 75% आपको कहां मिल जाएगा? क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फियर में। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या मिलेगी? धूल धुआं के कण एवं जलवाष्प का 99% यहीं पर मिलता है। अब यहाँ पे धूल धुआं के कण एवं जलवाष्प की बात कर रहे हैं तो एक सवाल आपके मन में आया होगा, अगर आपने पिछली क्लास पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो वहां पे देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। धूल धुआं के कणों की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या धूल धुआं का क्या रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट में? ये जो धूल धुआं के कण होते हैं ये आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं। जब आर्द्रताग्राही नाभिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जलवाष्प भी है। कहने का मतलब इस धूल धुआं के कणों पर जलवाष्प की मात्रा इकट्ठी होगी, धीरे धीरे वर्षा की बूंदें बनेंगी। कहने का मतलब बादल बनेगा और वर्षा होगी, है ना? कहने का मतलब वर्षा की घटना कहाँ घटेगी? क्षोभ मंडल में। इसकी ऊंचाई की बात हमने किया अभी, 8 से 18 किलोमीटर भी आपको बताया ही गया था। विषुवत रेखा पर कितना होता है? 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर होता है 8 किलोमीटर। इस बात को आपने पीछे देखा था। संवहन धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक होती है ना? अभी आपने एक्सप्लेन किया, अभी आपने इस बात को समझा था कि संवहन धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर ऊंचाई क्यों होती है। क्योंकि ज्यादातर जो डेजर्ट हैं, मरुस्थल हैं, वहीं पर पाए जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास ज्यादा डेजर्ट वहां पे पाए जाते हैं। वो हीट होंगे, हीट होने के बाद टेम्परेचर जब वहां पे बढ़ेगा, वहां की वायु का तापमान बढ़ने से संवहन धाराओं की उत्पत्ति होगी, जिसके कारण से वहां का जो ट्रोपोस्फियर है उसमें वृद्धि होगी, उसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी। यही कारण होता है जब हम ठंडी के मौसम में इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर उसकी ऊंचाई कम होगी, और गर्मी में जब हम इसको मापेंगे, गर्मी में इसकी ऊंचाई क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछता है ठंडी के मौसम में ट्रोपोपाज की ऊंचाई कम होती है कि ज्यादा होती है। इस संदर्भ में आपसे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप मन में बैठाए रहिए कि गर्मी है तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। बढ़ने का पीछे क्या कारण है कि जब वायु गर्म होगी, गर्म होने के बाद फैलेगी, फैलने के बाद क्या होगा? ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई में हल्की सी वृद्धि होगी। आगे चलते हैं। ध्रुवों के निकट वायु के नीचे बैठने के कारण ऊंचाई निम्नतम होती है। ठीक है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी होती है, और तापमान में जो कमी होती है वो किस रेशियो में होती है आप समझिएगा। क्षोभ मंडल में आप प्रति 1000 किलोमीटर जाएंगे, प्रति 1000 मीटर है, यानी पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस, है ना? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर इसकी तापमान में वृद्धि होती है। इसी वृद्धि को हम कहते हैं सामान्य वृद्धि नहीं होती भाई, कमी होती है। सामान्य ताप ह्रास दर।
एक बात आपने सीखा था कि जो वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया वह नीचे से ऊपर की ओर होती है। जब नीचे से ऊपर की ओर होती है, क्षोभ मंडल में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती है ना, तापमान में कमी आती है और क्षोभ सीमा तक जाते जाते तापमान में काफी कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है आप देखिए, यहाँ पर कमी होने की जो दर है इसी को कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, और ये जो दर है वह 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर या कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर के आधार पर होती है। कहने का मतलब आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो कमी कितनी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की। या आप दूसरे डेटा में आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कमी होगी कितना, पर 1000 फीट। ये कई डेटा है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप ह्रास दर का मान कितना है। तो आप इसको याद रखिएगा, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये चीज न पूछा गया हो। बात समझ में आ गई। जब हम धरातल से ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट दर्ज होती है। गिरावट किस रेशियो में होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर या कह सकते हैं 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, या कह सकते हैं 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर ध्रुवों का तापमान कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस। ये -45 डिग्री सेल्सियस है कहां पर, ध्रुव के निकट की बात कर रहे हैं, और लेकिन विषुवत रेखा पर कितना होगा, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है आप हल्का से यहाँ पे समझ लीजिए। जब आप क्लाइमेट को पढ़ेंगे या टेम्परेचर को पढ़ेंगे, सूर्यताप को पढ़ेंगे, उन सब चीजों में इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन आसानी से यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे -45 है, यहाँ पे -80 है। अभी ये बड़ा है कि ये बड़ा, सवाल मन में आता है ना, बड़ा कौन सा है, ये अधिकतम है कि ये अधिकतम है, भाई अधिकतम यही होगा। आपके पास 45 रुपए कर्ज है, 80 रुपए ना, मायने उसी से रखता है। यहाँ पे क्षोभ मंडल की, यहाँ पर ये इसका तापमान क्या है, अधिकतम। अधिकतम तापमान कितना होगा, -45 डिग्री सेल्सियस, कहां पर, ध्रुव पर। ये किसका इसका तापमान क्या है, न्यूनतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम पर ध्रुवीय जेट स्ट्रीम पर ध्रुवीय तीव्र बेगी पवन यहां पर चलती है, यानी क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर क्या होता है, जेट स्ट्रीम चलती है। जेट स्ट्रीम के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, वायुराशि पढ़ेंगे उस समय। आगे हम बात कर लेते हैं अब समताप मंडल की। एक चीज क्षोभ मंडल में एक चीज छूटा है, कई बार सवाल पूछता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, वायुयान से संबंधित, वायुयान किस मंडल में उड़ता है। देखिए ये कंफ्यूजन का प्रश्न है। वायुमंडल किस संस्तर में उड़ाया जाता है, वायुयान किस संस्तर में उड़ाया जाता है, इसी की बात हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका उत्तर होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, और इसका उत्तर समताप मंडल भी होता है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा हम मानेंगे, है ना, दोनों माना जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होती है आप समझिए। अगर जब घरेलू उड़ान की बात की जाएगी, घरेलू उड़ान का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, कहने का मतलब देश के अंदर की जो उड़ान भरी जाती है, चाहे हेलीकॉप्टर का हो चाहे किसी और प्लेन का, वो राष्ट्रीय उड़ान कही जाती है। राष्ट्रीय उड़ान जब होगी तो वो क्षोभ मंडल में उड़ाया जाएगा। ठीक है, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात होगी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने की बात होगी, यानी जैसे आप भारत से यूएसए जा रहे हैं, हाँ, अफ्रीका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी वायुयान से जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्षोभ मंडल में ऊंचाई उड़ान नहीं भरी जाती है, यह उड़ान भरी जाती है कहाँ पर, समताप मंडल में। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, बस यहाँ से यही आप याद रखिएगा मौके पे कि घरेलू उड़ान की जब बात होगी, घरेलू उड़ान की जब बात होगी वो कहाँ पे उड़ती है, क्षोभ मंडल में, है ना। इस डेटा को आप याद रखिएगा। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, समताप मंडल के। समताप मंडल के ऊंचाई की बात करें तो ये क्षोभ सीमा से, क्षोभ सीमा कहाँ पे मिला था, 8 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई थी।
एवरेज आपने कितना माना था, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर से कहने का मतलब कह सकते हैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका विद्यमान है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। इसके निचले भाग में तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हैं, आप समझिएगा। पहले यह माना जाता था कि समताप मंडल के निचले संस्तर में तापमान में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। पहले का जो टेम्परेचर मापने के जो यंत्र थे, वहां से तापमान का जो मेजरमेंट किया गया उसमें लगभग लगभग न के बराबर परिवर्तन नजर आया। परिवर्तन होता है लेकिन बहुत नगण्य होता है, ठीक है। इसी कारण से परिवर्तन नगण्य होता है या नहीं के बराबर होता है, इसी कारण से इसको कहते हैं समताप मंडल। सम का मतलब समान, सम का मतलब क्या होगा, समान, यानी यहां पर तापमान लगभग लगभग समान होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, समताप मंडल। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। ऊपरी भाग में ओजोन द्वारा सूर्य के ओजोन द्वारा सूर्य के पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण तापमान में वृद्धि होती है। अब यहीं पर एक बात हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कई बार आपको क्षोभ मंडल तो हो गया, क्षोभ मंडल के बाद आप पढ़ते हैं समताप मंडल, समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल बताया जाता है कई बार, लेकिन ये गलत है क्योंकि ओजोन मंडल एक संस्तर नहीं है, एक लेयर है ना। ये समताप मंडल का एक हिस्सा है, तो ओजोन मंडल अगर कहीं विभाजित किया गया वो सही नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि ये जो ओजोन मंडल है ये समताप मंडल का हिस्सा है, ठीक है। यानी समताप मंडल को अगर हम बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को हम कह सकते हैं क्या, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, और क्या कह सकते हैं, अपर स्ट्रेटोस्फीयर। अब ध्यान से देखिएगा, लोअर की बात कर रहे हैं और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, अपर की। जब लोअर स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो यहां पर तापमान लगभग समान होता है या नगण्य होता है ना। मतलब उसकी वृद्धि जो है नीचे से ऊपर जाने पर लगभग समान ही रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं समताप मंडल का निचली छोर, ठीक है। लेकिन ऊपर परिवर्तन आता है, परिवर्तन आने के पीछे कारण क्या है, ऊपर ओजोन का संस्तर मिलता है। अब ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन का काम यही होता है कि सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं इसको या तो रोकती हैं या तो अवशोषित कर लेती हैं। अभी इन्हीं अवशोषित, जैसे यहाँ पे अवशोषित कर रही हैं, इससे क्या होगा, उस लेयर का तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा कहने का मतलब समताप मंडल के ऊपरी छोर पर जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि होती है। और वृद्धि होने का पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे जो ओजोन मंडल है सूर्य से आने वाले लघु तरंग विकिरणों को कुछ मात्रा में अवशोषित कर रही है, जो किसके फार्म में, पराबैंगनी किरणों की। पराबैंगनी की बात आपने कल पढ़ा ही था, यूवी को इसे तीन पार्टों में बांटते हैं, ए बी और सी, यही पढ़ा था ना। यही बी से बनता है क्या, विटामिन डी, विटामिन डी। और ये अल्ट्रावायलेट रेज को, ए को पूरी तरह से क्या करती है, क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, नहीं, सी को ऑब्जर्व करती है। बी से ही बनता है क्या, विटामिन डी। चलिए आगे देखते हैं। तापमान बढ़कर बाहरी सीमा पर 50 किलोमीटर, यानी अगर पूछा जाए एग्जाम में स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज पर टेम्परेचर कितना होता है, स्ट्रेटोपॉज पर टेम्परेचर कितना होता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से +5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। कहां पर, समताप सीमा पर। समताप सीमा के अलावा आगे एक फैक्ट आप पढ़ेंगे, ओजोन गैस का 90% भाग इसी में मिलता है, किसमें, समताप मंडल में। क्योंकि समताप मंडल की एक मोटी परत यहाँ पर होती है और इसी परत के द्वारा सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है, यानी ओजोन की सबसे ज्यादा मात्रा यहीं पर होती है। अगर यही मात्रा कम हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर, एसिड, एलर्जी इत्यादि पैदा होना शुरू हो जाएंगी। कब, जब पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। अगले विभाजन की तरफ चलते हैं, तीसरे के बारे में। समताप सीमा से इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है, 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर। यहाँ पर एक विशेष बात यह है, जैसे क्षोभ मंडल में आपने देखा था, क्षोभ मंडल में आपने देखा था यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की बात करें वह 78.08% होता है लगभग, है ना। ऑक्सीजन की बात करें 20.94%, कहीं कहीं 5 भी मिलेगा, 5 मिलने के पीछे कारण ये निकटतम मान लिया गया होता है। इतनी मात्रा मिलती है
अब यहाँ पर जो इनका रेशियो है, अनुपात है, लगभग इनका वही अनुपात होता है कहाँ पर, मध्य मंडल में भी वही अनुपात होता है लगभग। और ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। आपने देखा था क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। समताप मंडल की बात हुई, पहले तो सामान्य रहा, ऊपर जाकर तापमान में वृद्धि हुई। इसके बाद जब मध्य मंडल की बात की गई, यहाँ पर भी तापमान में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। इतनी बात याद रखिएगा। बाहरी सीमा पर यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान कितना हो जाता है, -80 डिग्री से -110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेटा आप याद रखिएगा। क्यों याद रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, मध्य मंडल की। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है वायुमंडल का सबसे निम्नतम तापमान, सबसे निम्नतम तापमान किस किस संस्तर में पाया जाता है। वायुमंडल का सबसे निम्नतम तापमान किस संस्तर में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा किसमें पाया जाता है, मध्य मंडल में यानी मीजोस्फीयर में। कैसे, जब आप मीजोपाज में पहुंच रहे होते हैं यानी मध्य सीमा पर, यहाँ पर मध्य सीमा पर यानी एकदम बाहर की साइड आपको मिल रहा -80 से -110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और यही तापमान पूरे वायुमंडल का सबसे निम्नतम तापमान है। कहने का मतलब जितने भी विभाजन हुए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आगे आप ताप मंडल को पढ़ेंगे, ताप मंडल में भी आयन मंडल, बहिर्मंडल पढ़ेंगे। इन सब में अगर हम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान जो मिलता है कहां पर मिलता है, मध्य सीमा के आसपास, जो कि कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसलिए इसको याद रखना बेहद आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके से आपको याद रखना है। सबसे कम तापमान किस संस्तर में पाया जाता है, आप इसको याद रखें किसमें, मध्य मंडल में या मध्य सीमा पर। और जो मध्य मंडल में सबसे कम तापमान है वो कितना है, उसके डिग्री सेल्सियस कितना है, आप यहाँ पे याद रखेंगे -80 से -110 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। मध्य मंडल में कम तापमान के कारण नाइट्रोजन गैस तथा कुछ जलवाष्प संघनित होकर आभासी बादलों का निर्माण करते हैं। आभासी बादलों की बात आती है तो एक मजेदार कहानी बताते हैं। आभासी बादलों का मतलब क्या होता है, आभासी का मतलब वो बादल देखते तो हैं, कई बार आप क्लाइमेट मौसम में देखते होंगे कि आसमान में बादल छा जाते हैं, आपको लगता है कि वर्षा होगी पर बरसात नहीं होती। ऐसा आपको आभास होता है कि बरसात होगी लेकिन होता नहीं। कारण क्या होता है, को मानसूनी बादल नहीं होते हैं, उनमें जलवाष्प की मात्रा उतनी नहीं होती कि वो संघनन करके वर्षण की प्रक्रिया करें। इसी को क्या कहते हैं, आभासी बादल, नाक्टोलुसेंट। नाक्टोलुसेंट का मतलब आभासी बादल। आप ऐसे याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछता है सीधे सीधे, आप समझिएगा। नाक्टोलुसेंट से आप समझिएगा, पूछता है कि नाक्टोलुसेंट बादल यानी मुक्ताब बादल कहाँ मिलते हैं। आप किस मंडल में देख रहे हैं इसको, मध्य मंडल में। जैसे लूसेंट आप पढ़ने के बाद आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन लगता है पर होता नहीं है। उसका दो कारण है कि आप पूरा पढ़ते भी नहीं है और थोड़ा बहुत पढ़ के आप सोचते हैं हो जाएगा, नहीं होता है। ऐसे आप याद रखिएगा, ऐसे ही नाक्टोलुसेंट है, आपको देखने के बाद लगता है वर्षा तो हो जाएगा लेकिन वर्षा होता नहीं है। ठीक है, यानी नाक्टोलुसेंट कहाँ मिलता है, मध्य मंडल में। आगे हम बात करते हैं उष्मा मंडल की। उष्मा मंडल या तापमंडल की बात करते हैं। देखिए इसे दो भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। उष्मा मंडल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, थर्मो स्फीयर। थर्मोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो 80 से 1000 किलोमीटर के बीच है। इसे दो पार्टों में बांटते हैं। आपने अभी देखा था कि आयन मंडल कहाँ पे मिल रहा होता है, आयन मंडल इसी में मिल रहा होता है, कहाँ पर, तापमंडल में, है ना। तो यहाँ पे पहले हम बांटते हैं 80 से 400 किलोमीटर के बीच आपका मिलता है क्या, आयन मंडल। आयन मंडल
देखिए, आयन मंडल को कहीं कहीं आयतन मंडल भी मिलेगा और बाह्य मंडल भी लिखा मिलेगा, हम लिख दे रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? आयतन मंडल भी, आयतन मंडल। इसी को कहते हैं क्या? बाह्य मंडल। देखिए, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल दोनों में अंतर है। बाह्य का मतलब तो बाह्य होता ही है, लेकिन बाह्य के जो एकदम बाहर होगा उसे क्या कहेंगे? बहिर, एकदम एक जो, है ना? ये 80 से 400 और 400 से जो 1000 के बीच होगा, 1000, 400 से 1000 किलोमीटर के जो बीच होगा उसे हम कहेंगे क्या? बाह्य मंडल, सॉरी, बहिर्मंडल। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। थर्मोस्फीयर को दो भागों में बांटा गया, पहला क्या? आयन मंडल, और दूसरा क्या? बहिर्मंडल, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन देता है, जैसे आपको दे दिया गया निम्नलिखित में से धरातल से ऊंचाई के आधार पर क्रम को व्यवस्थित करिए, है ना। धरातल पर सबसे पहले कौन सा मिल रहा है? आपका क्षोभ मंडल, फिर आपको याद रखना है समताप मंडल, फिर इसके बाद मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद जो कहानी आती है उष्मा मंडल या ताप मंडल की। लेकिन कभी कभी उष्मा मंडल या ताप मंडल न देकर आपको दे देता आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो आप ये जानते रहिएगा कि ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये मध्य मंडल, तीनों का क्रम तो सेम ही मिलेगा आपको। इसके बाद इस क्रम को आप याद रखिएगा, उसी आधार पर अरेंज कर लीजिएगा। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब समताप मंडल की हम बात कर रहे होते हैं, समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल दे दिया होता है, तो आपको पता है ओजोन मंडल कहाँ मिलेगा? समताप मंडल के, समताप मंडल में ही मिलता है, लेकिन अरेंज करना होगा तो आप समताप मंडल के बाद रखेंगे किसको? ओजोन मंडल को। हम आयन मंडल की बात कर ले रहे हैं। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा कितना? 80 से 400 किलोमीटर। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि आयन मंडल पाया जाता है किसके, कितनी दूरी पर? 4 विकल्प दे देगा, जिसमें से 80 से 400 किलोमीटर एक ऑप्शन रहेगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, मध्य सीमा से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच आपने पढ़ाई, ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। अभी तक आपने पढ़ा था क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट दर्ज होती है। जब समताप मंडल पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था? ऊंचाई के साथ तापमान लगभग समान रहता है। कहां तक? जहां तक ओजोन परत नहीं शुरू हुई तब तक की बात है। उसके बाद जब ओजोन परत शुरू हुई तो तापमान में वृद्धि हुई, वृद्धि होने के पीछे कारण आपने देखा। इसके बाद जब समताप मंडल आपने खत्म किया, आपके पास क्या आया? मध्य मंडल। मध्य मंडल में तापमान में क्या दर्ज किया गया? गिरावट। और मध्य मंडल में ही तापमान की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, यानी मध्य सीमा तक जाते जाते आपने क्या पाया? -80 से -110 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरकर हो गया। अब यहां पर देखिए, अगला जो है आपका आयन मंडल, यहां पर तापमान में वृद्धि ही नहीं हो रहा, बल्कि कैसा हो रहा? तेजी से वृद्धि हो रहा है। ये फैक्ट याद रखिएगा। जैसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आयन मंडल में तापमान में निम्नलिखित में क्या कंडीशन है? जैसे दे दिएगा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आयन मंडल में तापमान में वृद्धि होती है, बात तो सही है, लेकिन अगर तापमान में वृद्धि होती है, इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी दिया है तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, तो आप वृद्धि को नहीं लगाएंगे बल्कि किसको लगाएंगे? सही, तेजी से वृद्धि होती है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, आयन मंडल में तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। क्यों वृद्धि होती है? अभी बस अगले स्लाइड में आप देखने वाले हैं। आयनीकृत विद्युत आवेशित परत है, अर्थात इसमें वायु के कण आयनीकृत हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? विद्युत विसर्जन की घटना होती है। इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर यहाँ पर जो गैसें मिलती हैं, जो भी गैसें मिलती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, ये आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत होने के पीछे कारण क्या है? सूर्य से आने वाले जो किरणें हैं इसको आयनाइज कर देती है। अब आयोनाइज कर देती हैं, आयनीकृत कर देती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? विद्युत विसर्जन की घटना होती है। कहानी बड़ी मजेदार है, यहां से शायद ही कोई एग्जाम बीता होगा जिसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। विद्युत विसर्जन की घटना होती है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सरल सा है, लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कोई कंफ्यूजन न रहे, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आप गलत करके ना आए। शायद ही कोई एग्जाम जाता होगा जिसमें से
वायुमंडल की संरचना से कोई क्वेश्चन ना पूछा, 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाना है। समझिएगा क्या पूछा जाता है आयन मंडल से। कहा जा रहा है यह विद्युत आवेशित परत है, यहां पर वायु के कण आयनीकृत हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, विद्युत विसर्जन की घटना उत्पन्न होती है। विद्युत विसर्जन की घटना जो उत्पन्न होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो घटना यहाँ पे उत्पन्न होती है, ये अगर आप नॉर्थ पोल से देखेंगे, समझिएगा, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो घटना जो दिखेगी, एक अजीब सा प्रकाश दिखेगा, ये बहुत अच्छा सा प्रकाश दिखता है। आप गूगल पे इस बात को सर्च करिएगा, देखेंगे बहुत खूबसूरत प्रकाश दिखता है। अब जो ये विद्युत विसर्जन की घटना होती है, नॉर्थ पोल से जो दिखता है, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं सुमेरु ज्योति। बड़ा हिंदी इसकी थोड़ा सा गड़बड़ है, सुमेरु ज्योति, इंग्लिश ही आप याद रखिएगा। इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, है ना। कहां से, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ पोल से जो दिखता है, नॉर्थ पोल से। अब जब दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे, यानी ये साउथ पोल से देखेंगे, तो कैसा दिखेगा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसी का नाम कहते हैं क्या, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब याद कैसे रखेंगे, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो विद्युत विसर्जन की घटना हो रही है, यह नॉर्थ पोल से देखने पर आपको दिखता है, उसका नाम क्या है, उत्तरी ध्रुव ज्योति, या इसी को कहते हैं क्या, सुमेरु ज्योति, है ना। इसी तरीके से जब दक्षिण ध्रुव से आप देखेंगे तो उसे कहते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव ज्योति या कुमेरु ज्योति। अब हम इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, आप समझिएगा। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि आयन मंडल में विद्युत विसर्जन की जो घटना उत्पन्न होती है वह उत्तरी ध्रुव से दिखती है ना। प्रश्न में क्या पूछेगा, उत्तरी ध्रुव से दिखने वाली विद्युत विसर्जन की घटना कौन सी है, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुव ज्योति, ऑरोरा बोरियालिस, बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव से क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिस। अब समझिएगा याद कैसे रखेंगे। दक्षिण की बात करें, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है। ऑस्ट्रेलिया को तो आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, दक्षिण में। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, दक्षिण में। देखिए हिंदी को आप मत याद रखिए, यहाँ पर हिंदी से कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी कुमेरु सुमेरु ये पूछ लिया, उत्तरी ध्रुव ज्योति दक्षिणी ध्रुव ज्योति पूछ लिया। शायद एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर आता है। आप इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ही टच करिएगा, इससे फायदा ये होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की हमने बात किया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ मिलता है, दक्षिण में, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है, तो ऑस्ट्रेलिया के ही नाम पर आप इसको समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिस है, तो कहाँ पर है, दक्षिण से दिखेगा, यानी दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे क्या मिलेगा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। आप एक को याद रख लीजिए, दक्षिणी ध्रुव ज्योति को याद रख लीजिए, उत्तरी को अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो संचार इसी परत के कारण संभव हो पाता है, रेडियो संचार इसी परत के कारण संभव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए रेडियो संचार यानी यहां से जो तरंगे भेजी जाती हैं इसी परत में जाती हैं, जाने के बाद क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी कारण से यहाँ पर रेडियो संचार जितने भी सैटेलाइट या धरातल से जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, सब इसी मंडल के कारण, इसी परत के कारण संभव हो पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वायुमंडल के बारे में, एक्सोस्फीयर के, जिसकी ऊंचाई आपने पढ़ा था 400 से 1000 किलोमीटर के बीच है, और सौर विकिरण के प्रभाव से तापमान में तेजी से वृद्धि, भाई इसके पहले भी तेजी से वृद्धि आपने पढ़ा था, पूरा इसी के तेजी, तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण ही इसका नाम रखा गया क्या, थर्मोस्फीयर। भाई थर्मोस्फीयर की आप दो भागों में बांटा ना आपने, एक आयनस्फीयर आयनोस्फीयर और दूसरा एक्सोस्फीयर। क्यों, क्योंकि तापमान में आप तेजी से वृद्धि हो रही है, इसी के लिए इसका नाम रखा गया क्या, थर्मोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। इस परत की बाह्यतम सीमा पर तापमान होता है कितना, 1700 डिग्री सेल्सियस। अब एक प्रश्न यहां से और उभरता है, आपने अभी तक तो यह जाना था कि वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर कहां पे मिलता था, मध्यमंडल में, मध्य सीमा पर कितना मिला था, -80 से -110 डिग्री सेल्सियस, यह सबसे कम था। और सबसे ज्यादा की बात करेंगे कहां मिलेगा, 1700 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है आपका बाह्यमंडल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसके विभाजन की बात करें, इसे कुछ और आधार पर भी विभाजित किया गया।
अगर हम विशिष्ट घटनाओं के आधार पर जो विभाजित किए, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? उष्मीय दशाओं के आधार पर। अभी तक जो आपने पढ़ा था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद क्या पढ़ा था? तापमंडल। तापमंडल को दो भागों में बांटा था, आयन मंडल और वायुमंडल। ये किसके आधार पर था? उष्मीय विशेषताओं की, यानी टेम्परेचर के विशेषताओं के आधार पर जो आपने पढ़ा था, ये घटना थी। इसे देखिए, पूरे वायुमंडल को दो और विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। पहली विशेषता, एक और विशेषता की हम बात कर लेते हैं, विशिष्ट घटनाओं की बात कर लेते हैं। आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, केमोस्फीयर यानी रसायन मंडल, जिसे क्या कहेंगे? रसायन मंडल। रसायन मंडल की बात करेंगे, रसायन मंडल कहां से कहां तक मिलेगा? 0 से 15 किलोमीटर के बीच में। आगे ओजोनोस्फीयर यानी ओजोन मंडल 15 से 60 के बीच में, और आयनोस्फीयर 60 से 640 किलोमीटर के बीच में। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है, लोक सेवा आयोग की एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। आप याद करके गए हैं क्या? उसमें विशेषताओं के आधार पर आयन मंडल कहां पर मिलता है, लेकिन आप किसके आधार पर पूछा गया ये नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ ऑप्शन दिएगा निम्नलिखित में से आयन मंडल की ऊंचाई है, तो कोई विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आपको याद रखना है क्या? 60 से 640 किलोमीटर। ये डेटा आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, लोक सेवा आयोग का तो मुझे लगता है फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बनना है? लगभग आपका इस चैप्टर समाप्त होता है। हमें लगता है कि जो बेसिक चीजें थी वो पूरी हो गई हैं। इस चैप्टर से संबंधित कुछ और आपको जानना है तो आप टेलीग्राम पर तैयारी वर्ल्ड सर्च कर लीजिएगा, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, या तैयारी वर्ल्ड ऑफिशियल एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर जो भी कुछ और डेटा होगा, कुछ पीडीएफ होगा, हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आपका हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने की। कुछ और आपको जानना है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आप उस चीज़ों को और प्रोवाइड कराइए, और मेरा दायित्व है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जो कि हम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को जो जहां से संभावित हैं, जहां से गलत होने की संभावना है, उसको हम बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा काम है, और आपका काम अब क्या बनता है? आप उसको पढ़िए, आपके जो साथ के लोग हैं उनके पास तक भेजिए, वो भी पढ़ें, वो भी लाभ उठाएं, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।